हेलो बच्चों, मैं राजहंस वेदांश केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग चल रहे थे चैप्टर की ओर। चैप्टर कौन सा था? तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसी में हम थोड़ा आगे चलते हैं। और आज का जो सेशन है हमारा एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। एटॉमिक मास, the number which indicates the mass of one atom of an element is how many times heavier than the mass of one atom of C12। यानी कि क्या कहता है? तो किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के मास से कितना टाइम्स हैवियर है, उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। यानी इसको समझ लीजिए कि जैसे कि कोई एलिमेंट ए है और बी है, तो ए का हमको एटॉमिक मास डिटरमाइन करना है। तो ए के एक एटम का मास बी के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितना टाइम्स क्या है? हैवियर है। कितना टाइम्स क्या है? हैवियर है। उसी को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। उसी को क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तो एटॉमिक मास यूनिट निकालने के लिए एक डिफिनीशन, एक फार्मूला है, सिंपल फार्मूला है। इस फार्मूले पर हम आसानी से एटॉमिक मास यूनिट एटॉमिक मास क्या कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। तो चलते हैं एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। किसका निकालना है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो सेम इस फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी एन एलिमेंट के जगह पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, और नीचे में सेम रहेगा, नीचे में सेम रहेगा, यानी 1/12 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। नहीं, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, और इसके एक एटम का मास निकालना होगा तो 1 में डिवाइड करना पड़ेगा 6.022 इंटू 10⁻23 से। उसके बाद कहता है कार्बन के एक एटम के मास का 1/12 पार्ट। तो पहले कार्बन के एक एटम का मास, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। तो 12 में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? तो 6.022 इंटू 10⁻23। इससे क्या हुआ? तो कार्बन के एक एटम का मास निकल गया, और इसका एक एटम के मास का 1/12 पार्ट्स, यानी एक एटम के मास में 1/12 से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल। कितना आएगा? तो 1 आएगा, और 1 AMU, 1 AMU। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ गए। उसी तरह हम दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा देखने का प्रयास करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल सेकेंड में देख लीजिए, आपको क्या कहे? एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का है। एटॉमिक मास ऑफ क्या कहे? हीलियम का है। तो फिर क्या लिखिएगा? मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, वाई क्या लिखाएगा? 1/12 पार्ट्स ऑफ द मास ऑफ वन
एटम ऑफ C12। तो यहाँ पर 1 मास ऑफ, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 में कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। और फिर कार्बन के एक एटम का मास, तो कार्बन का 12 और एक एटम का मास, तो 12 में 6.022 इंटू 10⁻23 से, और इसका 1/12 पार्ट कैंसिल कितना बचेगा 4 AMU। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम निकालना है। किसका निकालना है, सोडियम का निकालना है। तो क्या लिखाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम बाय 1/12 parts of the mass of 1 atom of C12। फिर वैसे ही सोडियम के एक एटम का मास, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 और 6.022 इंटू 10⁻23 बाय, यानी कि पहले कार्बन के एक एटम का मास, तो 12/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1/12 पार्ट, 12 से 12 ये से ये कितना बजेगा 23 AMU। तो अब आप लोगों को किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिटरमाइन करने के लिए बोले तो आप सेम ऐसे ही क्या कर सकते हैं, ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद एटॉमिक मास को डिनोट किसके द्वारा किया जाता है, तो इट इज डिनोटेड बाय AMU और यूनिफाइड मास। यू को क्या पढ़ते हैं, यूनिफाइड मास, और AMU को क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। AMU को क्या पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो मान लीजिए एलिमेंट है और उसके एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करना है। एटॉमिक मास को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर एलिमेंट और उसका एटॉमिक मास, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और कैल्शियम। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 और 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5, 40, 39 और 40। तो हम क्या कहे हैं, आप इसको U और AMU दोनों द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो AMU नहीं, या इसके बदले आप U और U। तो आपसे पूछे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो 1 AMU या 1 U। हीलियम का 4 AMU या U। लिथियम का
7 AMU या U, और AMU का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो हम लोग इसको आगे के टॉपिक में समझेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और निकालना भी हम एटॉमिक मास क्या किए हैं, समझ गए। नहीं, एटॉमिक मास निकालना कैसे है उसके लिए फार्मूला हम समझा दिए हैं आपको। तो ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो क्या है? तो अगला टॉपिक है जो अभी हम लोग देखे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में AMU या U, AMU या U। ए से एटॉमिक, M से मास, U से यूनिट। या अभी इसको किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? AMU के बदले क्या लिखा जाता है? तो AMU के बदले U लिखा जाता है। और U का मतलब क्या होता है? तो U का मतलब हम बताए हैं, यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है? तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है एक बटखारा होता है। क्या होता है? एक बटखारा। बटखारा तो आप जानते होंगे, यानी कि दुकान में दुकानदार सब जो है सामान सब तौलने के लिए यूज करता है। यानी कि 50 ग्राम का होता है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, 500 ग्राम का, 1 kg का, 2 kg का, 5 kg का, 10 kg का, 20 kg का, 50 kg का। तो वही बटखारा हुआ। यानी कि जिस तरह हम सामान को तौलने के लिए, वस्तुओं को तौलने के लिए बटखारा का उपयोग करते हैं, बटखारा का उपयोग करते हैं, वैसे ही एटम्स को तौलने के लिए जिस बटखारे का उपयोग किया जाता है, जिस बटखारे का उपयोग किया जाता है उस बटखारे को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो मान लीजिए एटॉमिक मास यूनिट भी एक क्या हो गया? बटखारा हो गया। एटॉमिक मास यूनिट भी एक बटखारा हो गया, तो इसका भी वजन होना चाहिए, क्योंकि 50 ग्राम का वजन होता है, 100 ग्राम का वजन होता है, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg का जब वजन होता है तो इस एटॉमिक मास यूनिट वाले बटखारा, एटॉमिक मास यूनिट वाले बटखारा का भी क्या होना चाहिए? तो कुछ न कुछ वजन होना चाहिए। नहीं, तो चूँकि एटम जो होता है जिसको आप अपने नेक्ड आई द्वारा तो देख नहीं सकते हैं, तो देख नहीं सकते हैं, उस पार्टिकल का आपको वजन क्या करना है? मेजर करना है। उसका वेट क्या करना है? मेजर करना है। तो उसका वेट मेजर करने के लिए जो बटखारे का यूज किया जाएगा वो भी इनविजिबल होगा नहीं, लेकिन उसका कुछ न कुछ क्या होगा? तो वेट होगा। उसका कुछ न कुछ क्या होगा? वेट होगा। तो ये एटम को तौलने वाले बटखारे का वजन कितना होता है उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे। तो सिंपली आपसे कोई पूछता है कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, तो आप कहिएगा एटम को तौलने वाला क्या होता है? बटखारा होता है। एटम को तौलने वाला क्या होता है? बटखारा होता है। तो पूछेगा इस बटखारे का वजन कितना होता है, तो बटखारे का वजन आप बता सकते हैं, और हम लोग इसको जो है सो क्या करेंगे? तो कैलकुलेट करके देखेंगे। नहीं, कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना होता है। तो चलिए चलते हैं। द 1/12 parts of the mass of one atom of C12 is called atomic mass unit, is called atomic mass unit। यानी कार्बन 12 के एक एटम के मास के 1/12 पार्ट को क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। यानी कार्बन के एक एटम का मास निकाल लेना है, और कार्बन के एक एटम के मास में कितना से डिवाइड कर देना है? तो 12 से। तो कार्बन के एक एटम के मास में 12 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद जो मास निकलेगा,
डिवाइड करने के बाद जो मास निकलेगा वही जो है एटम को तौलने वाले बटखारा यानी कि AMU का क्या होगा, मास या वेट होगा। वही तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि निकालते हैं वजन उसका, सिंस मास ऑफ C12 is 20 gram, so mass of one atom of C12 is 12 by 6.022 into 10 to the power 23। नहीं, since atomic mass of C12 is 12 gram, so mass of one atom of C12 is इतना ग्राम। तो AMU या एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या होगा, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास के कितना 1/12 पार्ट को ही क्या कहते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो 12 से 12 कट जाएगा, यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो 1.66 इंटू -10⁻24 ग्राम, यानी कि आपसे पूछे 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, तो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी एक एटम के मास को तौलने वाले बटखारे का वजन कितना होता है, तो एक एटम के मास को तौलने वाले बटखारे का वजन होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, नोट कर लीजिएगा आप। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट में मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1.008 AMU। अब AMU का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1.008 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम निकालिएगा यहाँ पर, तो कितना आएगा 1.6738 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो यहाँ पर जो है मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन निकल गया। नहीं, उसी तरह मान लीजिए सेकेंड में कहे मास ऑफ वन एटम ऑफ हीलियम, तो हीलियम का 4 AMU तो 4 AMU की जगह वो 1.66 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। थर्ड में आपको कहे मास ऑफ वन एटम ऑफ लिथियम, तो लिथियम का 7 AMU, तो 7 और AMU की जगह पर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। उसी तरह फोर्थ में बेरिलियम, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ बेरिलियम, तो बेरिलियम का यानी कि 9 AMU, तो 9 और AMU की जगह पर 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, यानी किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आप सिंपली जो है इस तरह क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो एटॉमिक मास यूनिट भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे एवरेज एटॉमिक मास के तरफ। क्या देखेंगे? तो एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो एवरेज एटॉमिक मास को हम लोगों को सिर्फ समझना है। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? तो इसको इस तरह समझते हैं, नहीं इस तरह समझते हैं कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में जो है यानी कि क्या है? तो बॉयज़ है और क्या है? तो बॉयज़ है और गर्ल्स है, नहीं बॉयज़ और गर्ल्स है, ठीक है। अब जो है यानी कि आपके क्लास में टोटल मान लीजिए 50 स्टूडेंट, कितना है? 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंट में मान लीजिए बॉयज़ जो है 36 है, यानी बॉयज़ की संख्या कितनी है? 36 है और गर्ल्स की संख्या कितनी है? तो 14 है। गर्ल्स की संख्या 14 है। दोनों का परसेंटेज बताया जा सकता है तो बता सकते हैं, नहीं तो दोनों का परसेंटेज यदि आप बताइएगा तो यहाँ पर 36 बाय 50 इंटू 100 2 टाइम्स यानी कि 72%, नहीं और इसका यदि निकालिएगा तो 40 बाय 50 इंटू 100 2 टाइम्स यानी कि 28%। तो अब आप कह सकते हैं टोटल स्टूडेंट क्लास में कितना था? तो टोटल स्टूडेंट क्लास में 50 था। टोटल स्टूडेंट क्लास में कितना था? 50 था और 50 में बॉयज़ कितना था? तो 36 और गर्ल्स कितना था? तो 14। अब जो है दोनों का परसेंटेज निकाले तो क्लास में बॉयज़ का परसेंटेज आया 72% और गर्ल्स का परसेंटेज आया 28%, नहीं 28%। तो क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स का जो परसेंटेज आया, नहीं बॉयज़ और गर्ल का जो परसेंटेज आया, इसी को जो है क्या कहते हैं? तो रिलेटिव, क्या कहते हैं? रिलेटिव एबंडेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आपको पूछेगा रिलेटिव एबंडेंस ऑफ बॉयज़ कितना है? तो 72%। रिलेटिव एबंडेंस ऑफ गर्ल्स कितना है? तो 28%। नहीं रिलेटिव एबंडेंस ऑफ बॉयज़ कितना है? तो यानी कि 72% और गर्ल्स कितना है? तो 28%। तो रिलेटिव एबंडेंस समझना ज़रूरी था। रिलेटिव एबंडेंस हम लोग समझ गए। अब एलिमेंट के केस में भी ऐसा ही होता है। एलिमेंट के केस में क्या होता है? तो जैसे कि मान लीजिए एक कार्बन एलिमेंट है, इसका 2 आइसोटोप होता है, एक C12 और एक C14, नहीं C12 और एक C14, नहीं इसके अलावा भी एक C13 भी होता है। C क्या होता है? 13 भी होता है, नहीं C13 भी होता है। अब रिलेटिव एबंडेंस का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्लासरूम में हम निकाले थे तो क्लासरूम में परसेंटेज, चूँकि ये नेचर में पाया जाता है कार्बन तो नेचर में इसका परसेंटेज ही क्या कहलाएगा? तो रिलेटिव एबंडेंस। नेचर में इसका परसेंटेज क्या कहलाएगा? तो रिलेटिव एबंडेंस कहलाएगा, नहीं रिलेटिव एबंडेंस कहलाएगा। तो अब जो है मान लीजिए यानी कि ये जो है नेचर में 98 पॉइंट कितना है? तो 98.892%, 892%। और ये कितना है? तो ये जो है 1.108%, 1.108%। और ये कितना है? तो ये जो है 2 × 10⁻10%, 2 × 10⁻10%। कहने का मतलब हुआ कि कार्बन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन? तो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। सबसे अधिक नेचर में कौन पाया जाता है? तो सबसे अधिक नेचर में कार्बन 12 पाया जाता है।
उसके बाद कौन पाया जाता है तो कार्बन 13, उसके बाद कौन तो कार्बन 14। पूछेगा कार्बन 13 कितना पाया जाता है तो 98.892% यानी मैक्सिमम। कार्बन 13 कितना पाया जाता है तो 1.108%। और 14 कितना पाया जाता है तो 2 × 10⁻⁻10%। तो ये परसेंटेज जो दिया हुआ है, ये कार्बन के आइसोटोप का जो नेचर में परसेंटेज दिया हुआ है वही उसका क्या कहलाएगा तो रिलेटिव एबंडेंस। क्या कहलाएगा रिलेटिव एबंडेंस। तो यहाँ पर तो देख लिए आप। अब देख लिए तो अब आपको कहेगा कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो एक है कार्बन 12, एक है कार्बन 13, एक है कार्बन 14। रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस, तो रिलेटिव एबंडेंस देखा जाए तो दिया हुआ है इसका, इसका और इसका 98.892%, 1.108% और 2 × 10⁻²%। ठीक है, इसको परसेंटेज से हटा लीजिए। तो हटाइएगा तो 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो कितना आएगा तो 0.98892। परसेंटेज यहाँ भी हटाइएगा तो 0.01108। उसके बाद यहाँ निकालिएगा तो 0. यानी कि 0.2 × 10⁻²। ये हो गया। एटॉमिक मास लिखना है तो एटॉमिक मास लिखिएगा। एटॉमिक मास तो कार्बन 12 का तो 12, 13 का तो 13, 14 का तो 14, नहीं 14 का तो 14, 335, 13.00335 यू होगा, यू होगा। ठीक है, और 14.00317, 14.00317 यू, नहीं ये हो गया। तो कार्बन 12 का एटॉमिक मास इतना, कार्बन 13 का इतना, कार्बन 14 का इतना। ठीक है, तो इसका क्या निकालना था तो एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालिएगा तो सिंपल है, एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका जो रिलेटिव एबंडेंस है उसको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो 0.98892 × 12 यू। ठीक है, आप प्लस 0.01108 × 13.00335 यू, आप प्लस यानी कि 0.02 × 10⁻² × 14.00317 यू। यानी कि परसेंटेज को हटा करके नॉर्मल वैल्यू ले आएंगे और नॉर्मल वैल्यू ला करके इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू क्या कहलाएगा उसका एवरेज एटॉमिक मास, यानी 12.011 यू। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 12.011 यू, 12.011 यू आ जाएगा। तो यही उसका क्या हुआ एवरेज एटॉमिक मास। क्या हो गया एवरेज एटॉमिक मास। तो उसके बाद जो है अगला टॉपिक जो हम लोगों को देखना है, नहीं अगला टॉपिक जो हम लोगों को देखना है, एक और क्वेश्चन के द्वारा इसको समझ लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। एक तो हम लोग देख लिए ये कार्बन के केस में और क्लोरीन,
क्लोरीन का मान लीजिए, क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है। एक जो है सो कितना होता है, तो Cl35 और Cl37। इसका नेचर में परसेंटेज तो 75.77%, और ये कितना होता है, तो ये 36.9659% होता है। ठीक है, पता चल गया। और आपको क्या कह रहा है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहाँ का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो सिंपली है, आपको क्या करना है, तो यानी कि आइसोटोप्स पहले लिख लीजिए। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन तो कौन कौन है, तो Cl35 और Cl37। रिलेटिव एबंडेंस क्या है, रिलेटिव एबंडेंस कितना है, तो 75.77, और उसके बाद 36.9659% है। परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.7577, और ये कितना हो जाएगा, तो 0.369659। और एटॉमिक मास लिखना होगा, एटॉमिक मास तो इसका 35.5, इसका 35 ले लीजिए, और इसका 37 ले लीजिए। इसका क्या लीजिए, 37 ले लीजिए। ठीक है, क्लोरीन 35 नेचर में 75% पाया जाता है, और क्रोम 37 यानी कि 36%। तो सबसे अधिक मात्रा में ये और कम मात्रा में ये पाया जाता है। अब एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालिएगा तो सिंपल है, बताए थे आपको। इस दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 0.7577 इंटू 35 जो 0.369659 इंटू 37। अब आए तो इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा तो 35.5 आएगा। यही इसका क्या हो गया, तो एवरेज एटॉमिक मास। तो ठीक है, रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।